तो हम बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर के ऊपर, कि जब हमारा लॉकडाउन हुआ था तो आपने देखा होगा कि उस वक्त एज सच हमें पाकिस्तान में किसी भी किस्म की फूड की कमी नहीं हुई थी। ठीक है ना, खुराक की कमी नहीं हुई थी, फिर शॉर्टेज नहीं हुई थी। तो इसका जो मकसद है, मतलब यही है कि पाकिस्तान जो एग्रीकल्चर में जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है। और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में एक अच्छी बड़ी पॉजिटिव एक चीज़ है कि पाकिस्तान जो है अपनी हर किस्म की जो प्रोडक्ट है, जो फूड प्रोडक्ट्स है, तकरीबन बना रहा है वो। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इज द मेन प्लेयर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान विद 21% कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। इस वक्त जो उसका जीडीपी का जो 21% है वो एग्रीकल्चर का है। जब पाकिस्तान बना था, हमने पढ़ा था, तो उस वक्त जो उसका मेन जो जीडीपी में रोल था वो एग्रीकल्चर का ही था। इंडस्ट्री उस वक्त ना होने के बराबर थी। तो इस वक्त की जो हम बात कर रहे हैं वो 21% जो जीडीपी का आ रहा है, ठीक है, वो हमारा जो है वो जो है वो एग्रीकल्चर से आ रहा है। एंड मोर देन 45% कंट्रीब्यूशन इन लेबर फोर्स। अच्छा, लेबर फोर्स जो यूज हो रही है, देखिए ना, अब अगर एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा कि ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, जो जमीन पे काम लोग कर रहे हैं, उनको भी एक एक रोजगार मिल रहा है। तो हमारी जो लेबर फोर्स है जो कंट्रीब्यूट हो रही है वहां पे, ठीक है, जो जॉब्स मिल रही हैं 45% है। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको लेंगे, परसीव करेंगे। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिलाई हैवली ऑन एरीगेशन पे है। एरीगेशन का मतलब ये है कि जो नहरी निज़ाम है उनका वो बहुत अच्छा है, तो उस पर रिलाई करता है। पाकिस्तान हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटिन्यूस एरीगेशन सिस्टम। पाकिस्तान का दुनिया का बिगेस्ट जो है जो सिस्टम है एरीगेशन का, वो पाकिस्तान के पास है। लार्जेस्ट एरीगेशन सिस्टम पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान रैंक्स फोर्थ इन द वर्ल्ड एज फार एज एरीगेटेड एरिया, अबाउट 7% इन कंसर्न। ठीक है, हेलो। अच्छा, ये साथ साथ कुछ लोग इन हो रहे हैं तो क्लास में मैं इन कर रहा हूँ। पाकिस्तान रैंक्स फोर्थ इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान का एरीगेटेड जो एरिया है, यानी कि जो इस नहरी निज़ाम से जो कल्टीवेट हो रहा है, वो दुनिया का फोर्थ इस पे आता है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ये लोग इन हो रहे हैं, मैं इन कर लूँ जरा, लोग कुछ आ रहे हैं। अच्छा, और अबाउट 36 MA। अच्छा, MA मैंने बताया था कि मेगा एरिया कहलाता है। ये प्लीज जरा पीछे चला जाओ। अबाउट 75% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया इन पाकिस्तान इज इरिगेटेड लैंड। अच्छा, पाकिस्तान हैज इन्वेस्टेड हेविली इन द इरिगेशन सेक्टर, allocated about 8 billion in this sector up to 2011। पाकिस्तान जो है इसमें जो गवर्नमेंट जो है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी करती है। अच्छा, इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है कि किसानों को सस्ते जो है लोन दिए जाते हैं कि वो जो है ट्रैक्टर ले ले, अपनी जो है वो खादें खरीदने वक्त पे। ठीक है, और उनके नहरी निज़ाम के लिए गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, और उनके लिए मंडियों की रसाई के लिए, तो इस तरह के जो भी काम होते हैं वो देखे जाते हैं। ये इसको ना करें प्लीज, हेलो, इनोटेट ना करें प्लीज काइंडली। अच्छा, तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अच्छा देखिए, हमारी जो ज़मीन है वो ख़राब भी होती है। अच्छा, आपने देखा होगा कि कुछ ज़मीन ऐसी होती है, जैसे वाटर लॉगिंग, आपने देखा होगा, सुना होगा, सेम और थोर पढ़ा होगा ना। सैलिनिटी, सॉलिडिटी जो है, ये जो बीमारियां हैं वाटर, जैसे हर इंसान बीमार होता है, इस तरह ज़मीन को भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ज़मीन में, अगर किसी ज़मीन में बहुत ज़्यादा पानी है या उसमें बहुत ज़्यादा नमक है, तो वो उसमें आपकी कल्टीवेशन नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा, उसका बाकायदा ज़मीन को जो मिट्टी होती है उसको बाकायदा जाके टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट भी होता है कि इस ज़मीन में आखिर ऐसी कौन सी इशू है कि जिसकी वजह से यहाँ पे कोई फलां चीज़ जो हम, अगर हम कल्टीवेट करें, जैसे चावल है, अगर हम उसको करना चाह रहे हैं, या वीट करना चाह रहे हैं, या शुगर कैन करना चाह रहे हैं, ठीक है, या सब्जियां उगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या ये ज़मीन जो है कि नहीं है। अब देखिए, पाकिस्तान में हर जगह एक जैसी चीज़ पैदा नहीं हो रही है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ चीज़ें पैदा हो रही हैं। इसका मतलब है कि जहाँ की जैसी ज़मीन होती है वैसी कल्टीवेशन हो रही है। और कुछ अगर कहीं पे ज़मीन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम ये है कि वो ज़मीन पे कुछ फिर
कल्टीवेशन नहीं हो सकती है। खराब जमीन पे जो बहुत खराब है उसमें जो थोड़ी बहुत जो खराब होती है उसमें कुछ वो कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि सेवरल कॉन्स्टेंट्स टू सॉइल एंड लैंड रिसोर्स, सॉइल कहते हैं जो मिट्टी होती है, आर एडवर्सली इफेक्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन द कंट्री। जो जमीन जब अफेक्ट होती है, तो जब जमीन खराब होती है, ठीक है ना, अच्छा, जमीन के अंदर पानी का लेवल ज्यादा बढ़ जाना या नमकियत के बढ़ जाने से जमीन खराब हो जाती है। तो उससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्शन नहीं हो सकती है, हमारी कल्टीवेशन नहीं हो सकती है। नेचुरल प्रोसेस coupled with population process are responsible for the problem like wind and water erosion। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि इंसान की आबादी भी बढ़ रही है, फिर उसमें आपके वो हो सकता है, क्या कहते हैं, किसी एरिया के पास इंडस्ट्रियल जोन आ जाता है, तो वहां से भी जमीन में कुछ मसाइल हो जाते हैं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, वाटर इरोजन है, ये जमीन की जो है ना वो है, बीमारियां हैं। वाटर इरोजन है, वाटर लॉगिंग है, सैलिनिटी है, लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है ना, डिक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये जमीन की जो बीमारियां हैं जो हमने डिस्कस की है। ओनली दीज कॉन्स्टेंट्स आर डैमेजिंग ओवर एनवायरनमेंट दैट आर डिस्कस। अच्छा, ये जो बीमारियां हैं, आपका इनसे डायरेक्टली वास्ता नहीं पड़ा होगा, बस आप इनके थोड़ा सा नाम या जेहन में रख लें कि ये जमीन की मट्टी की बीमारियां हैं जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती है, ठीक है। या तो इसको उसको जमीन को ठीक किया जाता है। अच्छा, वाटर लॉगिंग का क्या हल है, बता सकते हैं? मुझे बताएं, वाटर लॉगिंग का कोई हल बता सकता है? अगर कोई जमीन है उसमें वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, सेम थोर का मसला आ जाए, तो क्या करते हैं फिर? बहुत बड़ी जमीन है आपकी और उसमें सेम थोर है, उसको कैसे काश के काबिल बनाएंगे, यूज के काबिल कैसे बनाएंगे? कोई कोई स्टूडेंट है जो बता सके? मेरी आवाज नहीं आ रही? हमजा सर महमूद, आ रही है। हमजा महमूद, हमजा महमूद है यहाँ पे? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, हमजा बताएं कि अगर किसी जमीन में सेम और थोर हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? कोई पता आइडिया है आपको? जी सर। सेफ सोमरो, सेफ सोमरो आप बताएंगे? एक नहीं सर। अच्छा जी, विक्रम, ये माइक ऑफ कर ले। विक्रम, विक्रम, ये विक्रम है यहाँ पे? ये स्टूडेंट प्लीज ख्याल रखें कि आपका जिसका नाम यहाँ नजर आ रहा है वो क्लास में होना चाहिए। विक्रम है? मैं एब्सेंट लगा दूंगा ऐसे लोगों की। जी यस सर। विक्रम, अगर किसी जमीन में सेमोथोर हो जाता है, वाटर लॉगिंग होती है, तो उसका कोई हल आपके जहन में है, क्या होगा? शाहदेव, शाहदेव आप यस बताएं, सर। वाटर लॉगिंग का कोई हल है आपके जहन में? नो सर। नहीं है। रुकैया, रुकैया, ये बात करने के बाद माइक ऑफ कर दें। अरे सर, वाटर लॉगिंग का क्या हल है, सोल्यूशन क्या है? सर नहीं मालूम। अच्छा, सर रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट करना, स्टूडेंट आ रहे हैं। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट पे देख रहा हूँ, जो भी आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ उस पर। अच्छा जी, देखें जी, अब माइक ऑफ कर लें। आप लोगों ने पढ़ा होगा मगर आपको अभी जो है, अच्छा एक मिनट सर मैं प्लीज, बताऊं? एक मिनट प्लीज, एक मिनट। देखें आप, अगर एक जमीन है आपके गांव में, आपकी अपनी है जो भी है, उसमें बहुत ज्यादा पानी का लेवल आ जाता है, पानी आ जाता है या नमक पड़ जाता है। अच्छा, आपने कई दफा देखा होगा, आप किसी ऐसे एरिया में गुजर रहे होंगे, आप किसी उसमें पाँव रखते हैं तो वो वाइट वाइट सा ना कुछ जेली सी बनी होती है पानी की, पाँव रखते हैं तो अंदर पाँव चला जाता है। देखा आपने कभी ऐसी जमीन? ये समुद्र के किनारे आमतौर पर ये जगह मिली होंगी आपको, कि वो यस पाँव, सर, यस हाँ, सर। वाइट वाइट सा जो ना यस नमक सर। नमक आया होता है, ठीक है। तो
देखो ऐसी जमीनें जो होती हैं वो तो इस लेवल पे तो काश के काबिल नहीं होती, मगर थोड़ा कम लेवल पे हो तो वहां वो कहते हैं कि दरख्त उगा दें बहुत सारे। आपकी अगर जमीन है गांव में, बहुत बड़ी जमीन है, तो जरा वो फजूल पड़ी हुई है, तो उसमें मुख्तलिफ एरिया में जाके ना दरख्त उगा दिए जाए। दरख्त उगाने से होगा कि कुछ सालों में वो दरख्त जब बड़े हो जाएंगे, एक तो वो पानी पानी को भी सक करेंगे अंदर से, और नमकियत को भी सक कर लेंगे, फालतू को अब्जॉर्व करेंगे। तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये आपकी जमीन की बीमारियों को भी खत्म करते हैं। ठीक है, हम आगे फॉरेस्ट भी पढ़ेंगे। तो फॉरेस्ट जो होते हैं, ये जंगलात जो होते हैं, ये बेसिकली इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये आपकी जमीन को बीमारियों से भी बचाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, माइक ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। सर लेकिन मैंने जी, सर मैंने तो सुना था कि जो वाटर लॉगिंग जमीन होती है इस पे काश्तकारी नहीं हो सकते। वाटर लॉगिंग पे दोबारा बोलिएगा, रखिए। सर ये जो वाटर लॉगिंग जमीन होती है ना इसमें काश्तकारी नहीं होती, तो ये नहीं कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि जैसे उसमें नहीं हो रही ना, देखें जैसे ऐसे आप माइक ऑफ कर दें अभी, मैंने तो कहा कि नहीं हो सकता ना, इसमें प्रोडक्टिविटी नहीं होती, मगर इसको फिर ठीक किया जाता है। इसको ठीक ऐसे किया जाता है कि ऐसी जमीनों के ऊपर बहुत सारे दरख्त उगा दें आप। उस दरख्तों से क्या होगा कि कुछ अरसे बाद वो दरख्त जो है उस जमीन की जो मिट्टी होती है, मिट्टी से अजाफी पानी और अजाफी जो नमक है उसको सक कर लेंगे उसको। ठीक है, उसको सक कर लेंगे, जी तो ठीक वो है। मिट्टी, वो जब जमीन जो है कुछ बेहतर हो जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। जितनी ज्यादा उसमें प्रोडक्टिविटी आप करते जाएंगे वो जमीन फिर साफ होती जाएगी। यानी आप जो है बहुत कुछ कुछ फासले पे दरख्त उगा दें उस पे, दरख्तों से वो जमीन ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये भी एक हल है। और भी होगा जाहिर है कि और भी जाहिर है कि कुछ मेडिसिन भी होंगी, मगर ये जो है नेचुरल जो सोल्यूशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, नेचुरल गैस, ये जो आपके घर में जो सुई गैस है, ये जो गैस आ रही है, ये भी अल्लाह की तरफ से है। हमने खुद किसी फैक्ट्री में नहीं बनती है, और आपके सामने ही इसके मामलात हैं कि ये क्या है। नेचुरल गैस इज जस्ट मेड अप ऑफ टू एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनती है। नेचुरल गैस इज एन एनर्जी सोर्स ऑफन यूज फॉर हीटिंग, कुकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। देखिए, जब आपके पास गैस नहीं होती है घर में, तो आपको पता है कि कितनी शदीद किस्म की प्रॉब्लम होती है। अब सर्दियों में जब गैस नहीं थी कराची में, और उसके जो मामलात थे वो कैसे थे। अच्छा, खाली घर में नहीं, जो आपकी इंडस्ट्री वगैरह होती है, ठीक है ना, उसमें उसको प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, तो नेचुरल गैस इज एन odorless, colorless, flammable गैस है। नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल फॉर्म व्हेन लेयर ऑफ द बोराइड प्लांट गैसेड एंड एनिमल से ये मिलके बनता है। ठीक है, और ये असल में जो जमीन के अंदर प्लांट जो है ये दफन हो जाते हैं, और एनिमल दफन हो जाते हैं, और जमीन की हीट से और उसके प्रेशर से काफी अरसे तक रहने से वो गैस बन जाते हैं। ठीक है, कई सदियों तक जब कोई जानवर या कोई पौधा या कोई ऐसी चीजें जो है वो जमीन में दफन रहती हैं, तो जमीन की जो हीट है, गर्मी और उसके प्रेशर से उसको वो गैसों में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, फील्ड ऑफ नेचुरल गैस, ये कुछ एरियाज हैं। अगर आपसे इस तरह की कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना, कोई क्या क्या चीजें हैं, मतलब एरिया कहाँ है जहाँ गैस मिलती है। आदकी है, बदीम है, बिट गैस फील्ड है, गासान गैस फील्ड है, कांदवानी गैस फील्ड है, टूट गैस फील्ड है, सुई गैस फील्ड है। ये वो एरियाज हैं जहां से आपको गैस मिल रही है। द सुई गैस फील्ड इज द बिगेस्ट नेचुरल गैस फील्ड इन द पाकिस्तान। अच्छा, सुई गैस जो है, आपको पता है कि उसी के नाम से हमारा जो इदारा है, सुई गैस नाम रखा गया है। सुई एक बलूचिस्तान में बुख्ती कबाइल के पास एक जगह है, वहां से वहां का की लोकेशन ये बता रहा है, और वहां से बहुत सारी गैस जो है निकल रही है, और उसी के नाम पे हमने इसको नाम सुई गैस रख दिया है। आपने देखा होगा आपके घर में जो गैस आती है, आप उसको क्या कहते हैं? सुई गैस कहते हैं, जबकि ये एक इलाके का नाम है, और ये किसी और मुल्क में यूज थोड़ी होता है, पाकिस्तान में होता है। इट इज लोकेटेड near Sui in Balochistan. The gas field was discovered in the late 1952 and the commercial exploration of the field began in 1955. तो ये चीजें जो है ये आपसे
एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर एमसीक्यू होगा कि सुई जो है वो कहाँ पे है और वहां पे कब डिस्कवर हुआ था, ठीक है, और हमने उसमें जो कहा कब हमने कमर्शियल पर्पज के लिए वहां से एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया था। तो ये चीजें जो है आप ध्यान में रखें कि ये जिस तरह की जो चीजें होती हैं, ये जो एयर है या एरिया के नाम है, ये आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये कुछ कंट्रीज दे दी उन्होंने कि यूनाइटेड स्टेट है 19.8% है, रशिया 19.3% है, कतर 4.6% है, ईरान 5.6% नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है कंट्रीज। दुनिया में जितनी भी गैस प्रोड्यूस हो रही है उसमें 19.8% यूनाइटेड स्टेट और 19.3% रशिया, फिर कतर और कंट्रीज भी हैं, ठीक है। ईरान भी 4.6% जो है, ऑलमोस्ट 5% जो है प्रोड्यूस कर रहा है, कतर भी, ठीक है। तो ये है कंट्रीज हैं जो बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं नेचुरल गैस के। अमेरिका में तो आपके कोई जानने वाले होंगे तो वो बताते हैं, या रशिया का मुझे नहीं पता है, कि वहां पे गाड़ियां ज्यादातर गैस पे चलती हैं क्योंकि गैस वहां बहुत इजीली अवेलेबल है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द डिस्कवरी ऑफ ह्यूज reservoirs of natural gas is a great blessing of GDP होगा इन पाकिस्तान। अच्छा, ये जरा मैं देखता हूँ ये वर्ड क्या है। द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व एट वेरी सिग्निफिकेंट, ये कुछ वर्ड कुछ मिसिंग है, ठीक है। एट अप्रैल 1 तो मैं इसको देख लूंगा बाद में। द रिकवरेबल रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन एस्टिमेटेड 31.81 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। अच्छा, 2007 की जो रिपोर्ट है, पाकिस्तान के पास जो गैस के जो जखायर है, अच्छा ये चीज भी आप जो है ना अंडरलाइन कर लिया करें, इस तरह की नोट कर लिया करें कि 31.81 ट्रिलियन क्यूबिक फीट जो है गैस के जखायर हैं। और द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल गैस बाय 13 डिफरेंट गैस कंपनीज इज 3876 मिलियन क्यूबिक फीट। अच्छा, पाकिस्तान में जो गैस प्रोड्यूस कर रही हैं वो तकरीबन 13 कंट्रीज हैं जो गैस निकाल रही हैं और वो प्रोड्यूस करके पाकिस्तान को दे रही है, मगर फिर भी गैस जो है मेरे ख्याल में अब हमारे पास इतनी नहीं है। हमें मजीद गैस चाहिए, तो हम और जगहों से बात कर रहे हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर्स, ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रोजन, ये गैस के यूजेस हैं, ठीक है जी। पावर के लिए यूज होती है, आपकी गाड़ियां चलती हैं, आपकी मशीनें चलती हैं, आपके जनरेटर चलते हैं। फर्टिलाइजर जो होते हैं जो आपकी खेती बाड़ी में उसमें भी यूज होते हैं मशीनरी वगैरह के लिए, या जो भी पर्पज होगा इसका। ट्रांसपोर्टेशन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की चीज बनती होगी उससे, ठीक है। अच्छा जी, ये है गैस क्राइसिस। अच्छा जी, एक सेकंड रुकिए, आप जरा ये पढ़े, मैं ओके स्टूडेंट। तो आपके गैस क्राइसिस की बात हो रही है, होम यूजर्स हैं, सीएनजी यूजर्स हैं, इंडस्ट्री है, और अच्छा, अब होम यूजर इज वन ऑफ द बिग एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ गैस यूजर हु यूज गैस फॉर कुकिंग फॉर हॉट वाटर। अच्छा अच्छा, सीएनजी जो है एक आपने देखा होगा कि ये पहले नहीं होती थी। ये कंप्रेस नेचुरल गैस एक बनाई जाती है जो गाड़ियों में यूज होती है। तो ये इसी नेचुरल गैस के थ्रू बनाई जाती है, ठीक है। और आपने अच्छा, ये प्लीज इसको माइक को ऑफ कर दें। किसका है? फजान रजा ना। तो आपने जो सीएनजी जो आपने जो अवेलेबल है आपकी यहाँ पे, क्या कहते हैं इसको, पंप्स में जो मिलती है, बेसिकली ये भी
उसी से बनती है, नेचुरल गैस से बनती है। ठीक है। CNG meets the big fuel necessities of transport. Compressed natural gas (CNG) is used in rural homes without connection to pipe in public utility services or with portable grills. अच्छा, अब आमतौर पे इसका जो है यूजेज जो है गाड़ियों में होता है या किसी और चीज में भी हो सकता है, उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, मगर होता होगा इसका, क्योंकि ये एक कंप्रेस्ड गैस है जो आमतौर पे हमने तो देखा कि शहरों के अंदर तो इसका यूज, शहरों में जो है इसका यूज जो है वो तो ज़्यादा हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो रहा है। अच्छा, एज कंपेयर टू पेट्रोल, ये हमें इसका तकरीबन 40% 50% जो है ये चीप रहता है, बस सस्ता रहता है। ठीक है। अगर गाड़ी में आप पेट्रोल यूज करते हैं और गाड़ी में आप गैस यूज करते हैं तो आपको जो है ये आपको जो है काफी सस्ता रहता है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इससे गाड़ी की जो है वो मे बी के कुछ हेल्थ को इश्यूज होता है, वो एक अलग इशू है, मगर आपको चीप रहता है। अच्छा, आपकी जो बसें हैं, आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मैं जब बहुत पहले, जब मुझे मुझे अंदाजा है कि पहले ज्यादातर वो डीजल पे चलती थी इंजन से, मगर जैसे ये टेक्नोलॉजी आई और उसके बाद और ये जो है ज्यादातर चीजें जो है CNG पे चलने लग गई, उससे क्या हुआ कि उनकी जो कॉस्ट है उसमें कमी आ गई है। ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट है CNG नेचुरल गैस की। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री कन्वर्ट फ्रॉम अदर एनर्जी सोर्सेज टू CNG रैपिडली। अच्छा, मिसमैनेजमेंट है, MM इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इन गैस क्राइसिस। अच्छा, ये अब यहाँ पे कुछ चीजें ये हैं कि इसको क्राइसिस कह सकते हैं, इसको यूजेस कह सकते हैं, तो इसको देख लीजिएगा, ये चीजें यहाँ यूज हो रही हैं। अच्छा, मिनरल्स पे आते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? सर मिनरल्स मादनियात होते हैं जो जमीन से निकलते हैं। ऐसी ऐसी वैल्यूबल चीजें, ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो जमीन से निकल रही हैं। सर हमने ये नेचुरल, जी सर मैं कह रही हूँ ये नेचुरल्स होती है और जमीन से निकलती है, ये मिनरल्स कहलाती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज ही है ना, मतलब ये है कि वैल्यूबल चीजें हैं जो अब देखें जमीन से, अब मुझे बताएं, जमीन से सोना निकलता है, चांदी निकलती है, आयरन निकलता है। अच्छा, आपके पास जो है, जी। आपके पास पेट्रोल निकल रहा है, और आपके पेट्रोल। पास गैस निकल रही है, आपके पास कॉपर निकल रहा है, आपके पास कोयला निकल रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये यूजेबल चीजें हैं ना, आप उनको निकालें और अपनी इंडस्ट्री में यूज करें, इनको सेल करें, इनको एक्सपोर्ट करें या अपनी इंडस्ट्री में यूटिलाइज करें, तो आपके लिए फायदेमंद चीजें हैं ना। तो ऐसी चीजें जो आपको जमीन से वैल्यूबल चीजें निकल रही हैं वो मिनरल्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मॉडर्न अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम आर द अचीवमेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड सस्टेनेबल मिनरल रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड देयर प्रॉपर यूटिलाइजेशन इन वेरियस सेक्टर। अच्छा, अब ये बड़ी अजीब सी उसने बात की है, आपको ये समझ अभी नहीं आएगी, मैं आसान से लफ्जों में समझा देता हूँ कि आपकी जो इंडस्ट्री है या आपकी जो ट्रांसपोर्ट है या जो भी मॉडर्न आपकी जो चीजें हो रही हैं, आपकी लोग शहरों से गांव से शहरों में आके जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, कह रहा है कि इसका बहुत बड़ा रोल ये है मिनरल से है, रिसोर्सेज से है। कैसे? अगर जमीन से कीमती चीजें नहीं निकलेंगी और वो कीमती चीजें इंडस्ट्री में यूज नहीं होंगी, देखें ना, फॉर एग्जाम्पल जमीन से कोयला निकलता है, निकला तो आपके रेलवे इंजन चले, आपकी मशीनें चली, जो पहले होता था। आपकी जमीन से पेट्रोल निकलता है तो आपकी मशीनें और गाड़ियां चलती हैं। ठीक है। आपकी जमीन से गैस निकलती है तो ये चीजें होती हैं। आपकी जमीन से और जैसे आयरन, आयरन निकलेगा, लोहा निकलता है, जमीन से निकलता है ना, हम बनाते तो कोई नहीं है। तो जब आयरन निकलता है तो वो आपकी उससे इंडस्ट्री में जाके उसकी गाड़ियां बन रही। अगर ये चीजें जमीन से ना निकलेगी तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे। आप एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट्स हैं उसको फैक्ट्री के अंदर तो बना नहीं सकते हो ना, यूटिलाइजेशन तो नहीं है उसकी। अच्छा, आप ये देखें कि अब आप कहेंगे सर कि आयरन है या सिल्वर है, चांदी है, कॉपर है, और ये जो आपका गोल्ड है, गोल्ड भी जमीन से निकलता है, ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं क्या हम बना नहीं सकते हैं? तो आप जो साइंस के यहाँ स्टूडेंट है उनको पता होगा कि ये आपके क्या है, एलिमेंट्स हैं। दुनिया में 105, 106, 108 एलिमेंट्स है जो इंसान नहीं बना सकता।
ये नेचुरल फॉर्म में जमीन से निकलती हैं चीजें, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा, जो साइंस का स्टूडेंट है, मैं अभी साइंस आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, कि ये चीजें अल्लाह की तरफ से जमीन के अंदर हैं और इंसान उनको निकालता है अपने यूज के हिसाब से और आगे इंडस्ट्री वगैरह में यूज करता है उसको। क्या किसी ने सुना कि किसी ने गोल्ड बनाया है? आज तक बना सकता है गोल्ड? बताएं जरा मुझे, कभी आपने सुना कि बंदा है वो गोल्ड बनाया है? नहीं सर। नो हाँ सर। 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 अगर कोई गोल्ड बना ले, उसको फॉर्मूला मिल जाए, अगर फॉर्मूला मिल जाए तो वो तो अमीर हो जाएगा ना भाई। रोज का 1 टन गोल्ड बना ले, 1 किलो गोल्ड बना ले, कितना कितना महंगा बिकेगा उसको। या वो आयरन बनाए या वो कोई और चीज बना ले। सर बट कुछ फॉर्मूलाज हैं, मगर आप उनको खुद अप्लाई करने जाते हैं तो उनका कुछ रिएक्शन निकल जाता है। जैसे वाटर का फॉर्मूला है, अगर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे लैब में तो वो ब्लास्ट हो जाता है। इसी वजह से सर कुछ भी नहीं। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहा हूँ मैं। आपने जो बात की बिल्कुल डिफरेंट बात की है। दुनिया में 105 107 8 चीजें ऐसी हैं जिसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, आंसर कहते हैं। वो आपकी जमीन से प्योर हालत में मिल निकलती हैं। उनको किसी लेबोरेटरी में नहीं बनाया, उसको किसी लेबोरेटरी में नहीं बनाया गया, ठीक है। वो जो चीजें हैं उनकी मदद से मजीद चीजें आप बना सकते हैं। जैसे आपने कहा जी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अच्छा, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट, अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी अलग एलिमेंट है। हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट, आप मॉलिक्यूल ले लें, ऑक्सीजन का 1 ले लें, उसकी कॉम्बिनेशन से पानी बनेगा। मगर पानी एक एलिमेंट नहीं है, आंसर नहीं है। पानी नहीं है, पानी बना सकते हैं, हाँ हाइड्रोजन नहीं बना सकते आप, ऑक्सीजन नहीं बना सकते आप। ये नेचुरल फॉर्म में आपको मिलेगी। बात समझ में आ रही है? ये जो चीजें होती है ना, जो एलिमेंट्स होते हैं, ये आपको नेचुरल फॉर्म में मिलेंगी आपको जमीन के अंदर से। तो ये बात हो रही है, जो अगर ये जमीन के अंदर से ना मिले, उसने यही कहा ना कि ये सारी जो चीजें हैं, मॉडर्न अर्बनाइजेशन इंडस्ट्री जो है, ये नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर ना निकलती तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और आपकी जो डेवलपमेंट, अब आपका जो रोड बन रहा है, वो रोड जो है, वो जो डामर आप यूज कर रहे होते हैं रोड बनाने के लिए, ये कहां से आता है? ये आपकी जमीन से। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जमीन से निकल रहा है। आपकी बिल्डिंग बन रही है, सीमेंट, सीमेंट कहां से बन रहा है? सीमेंट भी, इसके जो मुख्तलिफ पत्थर है वो जमीन से निकलते हैं, उनको थ्रू हम सीमेंट बनाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें सारी, आपके जो ब्लॉक होता है, जो आपकी उसमें लगता है, वो रेत से बनता है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। माइनिंग एंड क्वेरिंग, माइनिंग किसे कहते हैं? माइनिंग किसे कहते हैं? जब जमीन से आप वो वैल्यूबल चीजें निकालते हैं तो उसको माइनिंग कहते हैं। आपने देखा होगा काने, आप जब कभी ऐसी जगह जाएं जहां पे नमक की कान हो या कोयले की कान हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत लंबी सी एक सुरंग बनाई जाती है अंदर, जमीन के अंदर, पहाड़ों के अंदर, और वहां से वो चीज निकाली जाती है, ठीक है। तो उसको माइनिंग कहते हैं, जब हम चीजें डिग करते हैं जमीन से। अच्छा, माइंस जो होती हैं वो एक तरह की सुरंगें होती हैं, उसके अंदर बकायदा ना सुरंग बना के, टनल बना के, उसके अंदर वो बकायदा गाड़ियां चलाते हैं वो लोग। वो जो होती है आपकी, क्या कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी नहीं होती, छोटी छोटी पट्टियां बिछा के। तो ये एक डिपार्टमेंट है, उसकी बात हो रही है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड इन 2001 इन pursuance of the National Mineral Policy 1995. The department has taken all necessary steps for further establishing its field office. The province of Sindh has large quantities of minerals. अच्छा, सिंध में भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। अच्छा, सबसे अहम जो पिछले
एक बहुत बड़ा मिनरल फाइंड हुए हैं, आपने पढ़ा होगा थर के अंदर कोयला, पता चला आपको? आई थिंक दुनिया का बिगेस्ट वो है कोयला का, वो निकला है वहां पे क्वालिटी में। अभी निकला नहीं है वो, मतलब निकलेगा, निकाल रहे हैं, जैसा भी निकाल रहे हैं। इन ऑल देयर आर 24 मिनरल विच आर बीइंग रिमूव्ड। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ मिनरल्स जो है, एक मेटालिक है और एक नॉन मेटालिक है। मेटालिक में आयरन है, क्रोमाइट है, कॉपर है, अच्छा इसमें और चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है। नॉन मेटालिक में रॉक सॉल्ट है, लाइमस्टोन है, जिप्सन है, मार्बल है। अच्छा, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? मेटालिक मिनरल्स में और नॉन मेटालिक मिनरल में डिफरेंस क्या है? सर मेटालिक मोल्ट हो सकता है, वो नॉन मेटालिक। मेटालिक क्या कर सकता है? मेटालिक क्या कर सकता है? सर मेटेलिक जो होता है वो मैग्नेटिक और नॉन मेटेलिक नॉन मैग्नेटिक। आसान लफ्जों में बताया ना, कोई आसान लफ्जों में बता सकता है? जी, सर फिर से बताएं। मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स में डिफरेंस क्या है? सर मेटालिक। ये सांदल खान, सरफराज खालिद, ये प्लीज क्लास में बोला करें। आप लोग क्लास में नहीं बोलेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कैसे मामला चलेगा? शाहदेव, विक्रम, शाहबाजुर रहमान, ठीक है। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 15 स्टूडेंट है क्लास में और एक आध ही लोग बोल रहे हैं। प्लीज जरा इसमें क्लास में पार्टिसिपेशन करें। मैंने आपको पहले दिन कहा था कि आपको इस क्लास में पार्टिसिपेशन करनी है, ठीक है जी। क्या कौन बोल रहा है, कौन बता रहा है? जल्दी बताएं, फिर मैं आगे चलूं। अच्छा, 5 मिनट के बाद जो है ये आपकी क्लास ये एंड हो जाएगी, फिर मैं नेक्स्ट ऑन करूंगा, ठीक है, 2-3 मिनट के बाद जी। देखें, आपकी एक पत्थर है और एक लोहा है, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है? चलिए ये बताएं मुझे। पत्थर और लोहे में सर मेटल मेटल है, एलिमेंट्स है मेटालिक जिसमें मेटल सब्सटेंस हो, और जी नॉन मेटालिक में नहीं है। ठीक है। दोनों दोनों सर सर इन मेटल दोनों जो में होती मेजर है डिफरेंस स्ट्रॉन्ग ये एंड है कि हार्ड मेटालिक होती है। में आप हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, नॉन मेटालिक में हीट ही। हाँ, सर ठीक है। अब मेटल जो होती है वो स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होती है, वो बहुत सख्त होती है, और जो नॉन मेटल होती है वो वीक होती है। ठीक है, तो अब सर ये बात मेटेलिक मिनरल जो होते हैं वो मैग्नेटिक अटैक करेंगे अपनी तरफ, और नॉन मेटेलिक मैग्नेटिक पावर को अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई है, ठीक है ना? ठीक है, तो ये मेटालिक का जो टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो आपकी जो इसमें जो इसको जैसे उर्दू में पढ़ा होगा दातें, ठीक है। और इसमें आपकी जो हीट है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास हो रही है और उसमें नहीं हो सकती है। तो अच्छा, इसमें और भी हो सकते हैं ना, नहीं हो सकते? आपकी सिल्वर है, आपका गोल्ड है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका नॉन मेटालिक जो है ये है। अच्छा, रॉक सॉल्ट की सबसे बड़ी आपकी कान कहाँ पे है पाकिस्तान में? केवड़ा। खेवड़ा कहाँ पे है? ये खेवड़ा कहाँ पे केवड़ा। है? खेवड़ा कहाँ पे है ये? पाकिस्तान में कहाँ पे है? सर केवड़ा सिंध से लेकर कालाबाग तक फैली हुई है, ये पूरे इस रीजन में इतनी बड़ी खान है। कहाँ से लेके? सिंध से लेकर कालाबाग तक, मियाँ नहीं वाली नहीं पंजाब तक। नहीं 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 नहीं। कालाबाग तो कहीं और है, सर के सिंध कहीं और है, क्या सर कह रहे हो यार? सर केवड़ा जो खत्म होती है वो कालाबाग में होती है। मुझे वहाँ के वो जो होते हैं ना, क्या नाम है, जो माइनिंग करने वाले होते हैं, उन्होंने कहा था ये केवड़ा की खान है, वहां तक टच होती है। नहीं, कालाबाग तो फिर तो सिंध से तो तकरीबन 700-800 किलोमीटर दूर है।
सर वो 700 इतनी लंबी है, उसमें सारे सॉल्ट निकलता है, रॉक सॉल्ट वहां से सुने निकलता सुने है। थोड़ा जो काला बाग की जो बात कर रहे हैं ना आप, ये तकरीबन 700-800 किलोमीटर से ज्यादा दूर है सिंध से। कराची से सक्खर जो है, सही सही। बात सुनो, कराची से सक्खर 450 किलोमीटर है और मैं 700-800 किलोमीटर। सर देखें ये बेसिकली काला बाग जो है, ये आप जो बता रहे हैं सर एरिया, मुझे वहां के जो माइनिंग करने वाले उन्होंने कहा जी था। नहीं नहीं वो आप सही बता रहे हैं, काला बाग की तो आप सही बता रहे हैं, मगर सिंध से पास नहीं है ये। काला बाग जो है ये पिंडी के पास एरिया है। ये पिंडी और ये जो आपका हजारा जो डिवीजन है, इसके बीच का इलाका है ये, ठीक है। और वहां पे आपने सुना होगा नवाब काला बाग ने वहां पे डैम भी के लिए भी जगह मुख्तस की थी, आपको याद होगा। सर काला बाग डैम जो है, नाम सुना है आपने? सर मैं विजिट कर चुका हूँ वहाँ हाँ तो का। ये वही वही एरिया है, मगर ये बहुत दूर है सिंध से, इसका सिंध से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। सर केवड़ा की कान का उससे ताल्लुक है, ये मुझे कहा गया था वहाँ के लोगों ने। बाकी अब पता नहीं आप किस सेंस में कह रहे हैं, क्योंकि ये जो लोकेटेड है ये उन इलाकों में है, ये जो है ना आपका जो पिंडी और डिवीजन जो है, पिंडी और देखो सिंध बहुत दूर है आपस में, ठीक है। और आप सिंध जो है, सिंध तो आपका यहाँ खत्म हो जाता है, फिर वो पंजाब है, फिर आगे जाके आपका लिंक बन रहा है, वो बन रहा है केपीके से, सिंध से नहीं होगा, ठीक है। सर इसका केपीके से जाकर लिंक बन रहा है। जी बोले। सर झेलम में भी मेरे ख्याल से इसकी जो है वो है, ये अटैच है झेलम से। देखो ये जो एरिया ना, जेहलम है, चकवाल है, पिंडी है, हजारा डिवीजन है, ये सारा आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये आपकी हम जो बात कर रहे थे, इसको मजीद देख लीजिएगा बुक में, ठीक है। जो सिंध का कह रहे हैं उसको भी देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, हर चीज नेट में अवेलेबल है। अच्छा किसी भी वक्त हमारी क्लास एंड हो सकती है, मैं दोबारा रिज्वाइन करूंगा फिर, ठीक है। अच्छा, आपकी मिनरल्स आपसे पूछा जा सकता है कि आपके एग्जाम में कि मिनरल कौन कौन से हैं, मेन मिनरल बताएं, ठीक है। ये उसकी उसकी लिखे हुए हैं, और उसके बाद पेट्रोलियम पे आप आ जाए। अच्छा इस वक्त जो है पेट्रोलियम को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, ये क्लास एंड होने जा रही है, ठीक है। और क्लास एंड हो जाए तो फिर मैं नए सेशन से पेट्रोलियम पे आता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपकी असाइनमेंट पे भी बात करता हूँ कि जो असाइनमेंट जो है आज जमा कराना था उसका क्या करना है। और मुझे एक चार लोगों ने बता दिया कि उन्होंने जमा करा दिया है, बाकी ने नहीं कराया तो वो क्या करेंगे उसका, क्योंकि आपके सारे जो मार्क्स हैं